गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है डी ब्लॉक मेटल्स क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये सभी पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पर पुट करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज में वो होगा हमारा एटॉमिक साइज़। किसकी बात करेंगे हम? एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं, एटॉमिक साइज़। और एक बात याद रखें आप, ये जितने भी जनरल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 3D सीरीज में। कहाँ पर? 3D सीरीज, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। तो हम लोग 3D सीरीज की ही बात करेंगे, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। क्लियर है? तो ये आप बात हमेशा याद रखें कि यहाँ पर हम 3D एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ही बात करने वाले। तो पहला टॉपिक क्या बनता है हमारा? एटॉमिक साइज। तो चलिए देखिए एटॉमिक साइज क्या होता है। आप जानते हैं कि एज वी मूव along द पीरियड, जब आप along द पीरियड मूव करते हैं, ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चे? डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। जैसे आप along द पीरियड मूव करेंगे, along द पीरियड मतलब बताइए, along द पीरियड मतलब क्या हो गया? ऐसे, इस तरह से जब आप इधर मूव करेंगे। और किसकी बात कर रहे हैं हम? 3D सीरीज की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? 3D सीरीज। कौन कौन सा एलिमेंट आता है 3D सीरीज में? तो एलिमेंट आता है स्कैंडियम से लेकर के, बताइए, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक। तो जब आप 3D सीरीज में मूव करेंगे स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो एटॉमिक साइज क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। ये तो बात सही है, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये क्या है? जनरल है। ये किसकी बात करते हैं? इन जनरल। किसकी बात कर रहे हैं हम? इन जनरल बात कर रहे हैं। और इन जनरल मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं? अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये आप लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ऐसा क्यों होता है। दिस डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है? इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बढ़ जाता है। एंड दस तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर? ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, वो भी इंक्रीज कर जाता है। एंड दस अब क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। कॉन्ट्रैक्शन इन द सेल टेक्स प्लेस एंड दस और क्या होने वाला है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज। ये कब होता है बताइए? तो ये इन जनरल की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मली इन जनरल क्या होता है? इन जनरल जब आप इसको यहाँ पे मेंशन कर लो, अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अलोंग द पीरियड की बात कर रहे हैं। इन जनरल क्या होता है? एज वी मूव अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। ऐसा क्यों हुआ? ये इसका रीजन लिखा हुआ है, ये इसका क्या है? रीजन। तो ऐसा क्यों हुआ? दिस डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड दस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाता है। और जब इंक्रीज कर जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा सेल में और साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूं किसकी, इसको हटा दीजिए, हम ये बात कर लेते हैं अलोंग द पीरियड, यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा होता है इन जनरल, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको क्या मेंशन कर सकते हैं कि रीजन क्या है? रीजन क्या है एटॉमिक साइज डिक्रीज करने का, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। बट अब अगर मैं डी ब्लॉक मेटल्स की बात करूँ,
इन केस ऑफ डी ब्लॉक मेटल, किसकी बात करते हैं? केस ऑफ डी ब्लॉक मेटल, डी ब्लॉक मेटल्स की बात करते हैं, डी ब्लॉक मेटल्स की बात करते हैं। बताइए, और डी ब्लॉक में भी किसकी बात करेंगे हम? 3D की बात करेंगे। तो कौन कौन सा एलिमेंट आता है यहाँ पर? आता है हमारे पास 3D की बात करें ना, क्या आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। क्लियर है? ये एलिमेंट्स हमारे पास। अब देखिए यहाँ होता क्या है कि जब आप स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक मूव करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, यहाँ तक, तो एटॉमिक साइज क्या होता है बच्चे? डिक्रीज होता है। ये तो बात सही है, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है। जब आप आयरन से लेके निखिल तक मूव करेंगे, आयरन से लेके निखिल तक, तो इसकी एटॉमिक साइज क्या होगी? इक्वल हो जाता है, याद रखिएगा। और जैसे आप कॉपर एंड जिंक में जाएंगे तो जिंक की साइज़ क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, और कॉपर की साइज़ छोटी हो जाती है। समझ में आता है? समझ में आ रहा है? एकदम ध्यान देना। ये इस तरह से जिंक की साइज़ क्या हो जाएगी? बड़ी, और कॉपर की साइज़ छोटी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अब इसको पहले ये समझो कि याद कैसे करोगे, याद कैसे करोगे। यहाँ तक कितना एलिमेंट लिया? देखो 1 2 3 4 5, 5 3 2, इस तरह से याद रखिएगा। शुरू में एटॉमिक साइज तो डिक्रीज होता है, शुरू में एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, इन 3D सीरीज, इन 3D सीरीज, इन 3D सीरीज एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? फर्स्ट डिक्रीजेस, शुरू में क्या होगा? डिक्रीजेज होगा, एंड देन remain constant, and at the last और लास्ट में क्या हो जाता है? एटॉमिक साइज क्या हो जाता है? इंक्रीजेस। क्या हो जाता है वहाँ पर? इंक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा, क्या मैंने आपको बताया कि इन 3D सीरीज, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, इन 3D सीरीज एटॉमिक साइज फर्स्ट डिक्रीजेस, बात तो सही है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा था? डिक्रीज। 5 3 2, पहले 5 का ग्रुप बनाया, फिर 3 का ग्रुप बनाया, फिर 2 का ग्रुप बनाया, तो वहाँ क्या हो रहा है? 5 तक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? देन रिमेन कॉन्स्टेंट, ये किसका है? 3 वाले का। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद क्या हो गया? एटॉमिक साइज डिक्रीज कर गया लास्ट में। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जब आप इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ये 5 की बात करते हैं। चलो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। जब आप ये 5 की बात करते हैं, यहाँ पर जेड इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियर चार्ज, आप समझिए न्यूक्लियस पे चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होगा किससे? स्क्रीनिंग इफेक्ट से। स्क्रीनिंग इफेक्ट से जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? जेड इसको इफेक्टिव बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो क्या करेगा? न्यूक्लियस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स में जो न्यूक्लियर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस की, ये ज़्यादा है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये कमज़ोर है। तो क्या करेगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या करेगा? टाइटली खींच लेगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ये जो पर्दा वाला इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये कमज़ोर है, और ये क्या है? ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग है, और ये पर्दा वाला इफेक्ट क्या है? वीक है। जब वीक होगा और न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो साइज क्या कर जाएगा? डिक्रीज होने लगेगा। साइज क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ तक फर्स्ट 5 तक तो साइज डिक्रीज करता है, दिख रहा है आपको। उसके बाद तो यहाँ पर क्या हो गया? जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो साइज डिक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा बताइए? तो इस केस में यहाँ पर आयरन से लेकर निकल तक, यहाँ पर जेड इफेक्टिव बराबर है, इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो जाएगा, याद रखिएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम ऐसे ही लिख दें क्या?
आप सिंपल में समझिए, स्क्रीनिंग फैक्ट को क्या लिख देते हैं हम लोग, SE लिख देते हैं। तो स्क्रीनिंग फैक्ट के बराबर। अब ना तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ना तो ज़्यादा है किससे, स्क्रीनिंग फैक्ट से, ये स्क्रीनिंग फैक्ट है, और ना उससे कम है, एकदम बराबर है। तो ना तो खिंचा होगा ना तो एक्सपेंड होगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर दोनों बराबर हो जाता है। और इस केस में बताइए, इस केस में जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है किससे, स्क्रीनिंग फैक्ट से। अब स्क्रीनिंग फैक्ट स्ट्रांग हो गया। अब ये पर्दा वाला जो इफेक्ट है ना, ये जो पर्दा वाला इफेक्ट ये स्ट्रांग है। अब न्यूक्लियस को खींच नहीं पाएगा, न्यूक्लियस खींच नहीं पाएगा तो जो जिंक है उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, खींच नहीं पाया तो वो एक्सपेंड कर जाएगा। अरे ये जो स्क्रीनिंग फैक्ट है ना, इसके मतलब पर्दा, इसके मतलब पर्दा है, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग फैक्ट। अब स्क्रीनिंग फैक्ट क्या है, स्ट्रांग है। अब स्क्रीनिंग फैक्ट क्या हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है। तो न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा क्योंकि पर्दा ने इसको रोक रखा है। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा ही नहीं रहा, तो इसकी साइज नहीं जाएगा तो ये इधर क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाता है, मतलब आराम फ्री से मूव कर सकता है, तो इसकी साइज बढ़ जाती है। जिंक की साइज बड़ी हो जाती है कॉपर से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये रीजन था कि इस तरह से आप एटॉमिक साइज याद रखेंगे, इस तरह से आप एटॉमिक साइज याद रखेंगे कि फर्स्ट वाला 5 तक एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। स्क्रीनिंग इफेक्ट समझ में आ रहा है ना, जो बीच वाला सेल होगा वो उसको स्क्रीन करेगा, रोकेगा, न्यूक्लियस के फोर्स को रोकेगा, उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आपने 11 में पढ़ा है स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट की। अब ये तो हो गया ऑन द पीरियड की बात कर लिया हमने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ग्रुप की। किसकी बात करते हैं, इन द ग्रुप, इन द ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप मतलब कैसा होगा, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, इसी को बोलते हैं। तो पहले क्या आएगा यहाँ पर बताइए, पहले क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3D, उसके बाद क्या आएगा बताइए 4D, उसके बाद क्या आएगा 5D। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, और आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप। ये रेड वाला किसको बता रहा है, रेड वाला बता रहा है डाउन द ग्रुप। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, अलोंग द पीरियड तो कर लिया हमने, अलोंग द पीरियड तो कर लिया। देखिए ये क्या था हमारे पास, अलोंग द पीरियड था, इधर देखो, इधर अलोंग द पीरियड कर लिया हमने ऐसा। ठीक है, अब डाउन द ग्रुप की बात करते हैं। जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पॉइंट लिख के दिखाता हूँ। पहला पॉइंट्स, ऑन मूविंग, सब बच्चे अच्छे से नोट्स बनाना। ऑन मूविंग फ्रॉम, जब आप मूव करेंगे 3D टू 4D, किसमें, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बस 3D से कहाँ जा रहे हैं, 4D में जा रहे हैं। बस ब्लू वाला पॉइंट समझो, ब्लू वाला पॉइंट समझो, कहाँ जा रहे हो, 3D से कहाँ जा रहे हो, 4D में जा रहे हो। जैसे आप 3D से 4D में जा रहे हैं तो साइज क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा। बट आप समझिए यहाँ पर, बट मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पर। बट क्या करेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम, ऑन मूविंग फ्रॉम, जब आप मूव कर रहे हैं किधर से किधर, 4D टू 5D, 4D टू 5D, मतलब आप किधर मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आप, 4D से 5D जा रहे हैं। देख रहे हैं पिंक कलर, ये जो पर्पल कलर है मैं उससे दिखा रहा हूँ आपको, पर्पल कलर से लिखा हुआ, पर्पल कलर से शो कर रहे हैं। जब आप 4D से 5D में जा रहे हैं, 4D से 5D में जा रहे हैं तो साइज, मतलब एटॉमिक साइज रिमेन्स सेम, एटॉमिक साइज रिमेन्स सेम हो जाएगा। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है समझ में। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, बताओ 4D में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है, 4D का एलिमेंट्स बताओ। 4D का एलिमेंट्स आप जब देखेंगे यहाँ पर आता है यट्रियम से लेके, 4D में कौन कौन सा आता है, यट्रियम से लेकर के बताइए कैडमियम तक, CD तक आता है। ठीक है, और 5D में कौन सा एलिमेंट्स आता है, 5D में एलिमेंट्स आता है बताइए, 5D में आता है आपका लॉरेंशियम से लेकर के कहाँ तक, Hg तक, मरकरी तक। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि देखिए अगर आप कैडमियम से कहाँ जा रहे हैं, आप नीचे जा रहे हैं, मरकरी में जा रहे हैं। ठीक है, तो कैडमियम और मरकरी की साइज क्या होगी, अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब इक्वल होगा। मतलब 4D से 5D, यहाँ पर कौन है आपका, यहाँ पर आपका कैडमियम है और यहाँ पर कौन है आपका, मरकरी है। तो कैडमियम एंड मरकरी की साइज क्या होगी, इक्वल होगी, रिमेन सेम। तो मतलब अगर मैं बात करूँ साइज ऑफ कैडमियम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है किसके, Hg के बराबर हो जाता है। आप इक्वल भी लिख सकते हैं और नियरली इक्वल,
समझ में आई? तो ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर आइए ब्लू कलर से दिखाता हूँ आपको मैं कि जब आप 3D से 4D में जाएंगे, 3D में कौन सा एलिमेंट्स आता है? यहाँ पर पहला एलिमेंट्स क्या आता है बताओ? ये चलो यहाँ पे मैं लास्ट एलिमेंट्स लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ लास्ट एलिमेंट जिंक, है ना, और यहाँ पर क्या ले लेते हैं? कैडमियम। यहाँ पे तो कैडमियम है ही। बताओ जिंक और कैडमियम में तो साइज ऑफ जिंक क्या होगा? छोटा होगा किससे? कैडमियम से। समझ में आया? क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है, तो जिंक की साइज छोटी होगी कैडमियम से। इस तरह से समझ में आ गया? तो आप ये बात याद रखिएगा कि जब आप 3D से 4D में जा रहे हैं, साइज क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और जब आप 4D से 5D में जाते हैं तो साइज रिमेन्स सेम। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछ लेता है कि बताओ किसकी साइज बड़ी है, क्वेश्चन अगर पूछ दे कि बताइए विच हैव लार्जर साइज, किसकी साइज बड़ी है? आपको यहाँ पे दे दिया ऑप्शन ए में दे दिया AU और बी में दे दिया AG। मतलब एक ये क्या है आपका? ये गोल्ड है। AU का मतलब गोल्ड और AG का मतलब सिल्वर। किसकी साइज बड़ी है और किसकी साइज छोटी है? बताइए। आप देखिए, जब आप देखेंगे तो ये जो AG है, ये जो आपका सिल्वर है, ये आपका 4D एलिमेंट्स है। कौन सा एलिमेंट है? 4D मेटल। और जो गोल्ड है, गोल्ड ये क्या आपका? ये आपका 5D मेटल्स है। तो जब आप 4D से 5D में जाते हैं, 4D से 5D में जाएंगे तो साइज क्या होगा? रिमेन सेम। साइज क्या होगा? रिमेन सेम। तो मतलब साइज की जो बात होगी वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा? AG की साइज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा किसके? थोड़ा सा बड़ा होता है बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले लेते हैं हम। दोनों की साइज क्या मान लेते हैं? इक्वल ही मान लेते हैं। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिल्वर की साइज किसके बराबर हो जाएगी? गोल्ड की साइज के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर अगर दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको, देखिए दूसरा ऑप्शन दे दिया यहाँ पर आपको कॉपर और बी में। चलो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पर कलर चेंज कर दूँ मैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ए में ऑप्शन दे रखा है कॉपर और बी में ऑप्शन दे रखा है सिल्वर। अब बताइए, अब बताइए तो कॉपर क्या है? कॉपर कौन सा है? कॉपर है आपका 3D सीरीज का एलिमेंट्स। और सिल्वर कौन सा है? अभी आपको बताया था मैंने 4D। तो 3D का साइज छोटा होगा तो श्योर है कि कॉपर की साइज छोटी होगी और सिल्वर की साइज बड़ी होगी। समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? अब तो समझ में आ गया होगा ना एटॉमिक साइज का क्या फंडा है। तो आप याद रखिएगा कि डाउन द ग्रुप अगर आप 3D से 4D में जाते हैं तो साइज बढ़ता है, लेकिन जैसे आप 4D से 5D में जाएंगे साइज रिमेन्स सेम। तो ये हमने आपको बता दिया कि साइज किस तरह से चेंज होता है। यहाँ तक एटॉमिक साइज का कंसेप्ट था जो हर बच्चे को आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा साइज रिमेन सेम क्यों हो जाता है? जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको नोट भी लिखवाता हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा। when we move 4D to 5D, ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर आप डाउन द ग्रुप 4D से 5D में जाते हैं तो साइज क्या होगा? साइज रिमेन्स सेम हो जाता है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? इक्वल। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू, इधर देखो, इधर ड्यू टू। ऐसा क्यों होता है? ये होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ड्यू टू, कलर चेंज कर देता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा इसको। लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी समझ जाइए कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दोनों का साइज इक्वल हो जाता है। कभी को पूछ लेगा कि 4D और 5D एलिमेंट्स के साइज इक्वल क्यों है? तो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आई? तो ये हमने एटॉमिक साइज की बात करी। अब चलते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड की बात करते हैं हम, और वो क्या है हमारे पास? आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? I.E लिखते हैं। I.E, इसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम, जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आप सिंपली जानिए, बहुत बार आपने 9th 10th में या 11th में पढ़ा होगा आपने। क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये क्या होता है कि जिसकी साइज बड़ी होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जिसकी साइज बड़ी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम। समझ में आता है? जैसे देखो
आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसके लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब बताओ, एक ये है हमारे पास, ये हमारे पास एक एटम, इसकी साइज ये है, और एक ये न्यूक्लियस है और इसकी साइज ये है। बताइए, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसको भी आप क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। सपोज दैट इसको भी आप क्या दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा, इस यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस किसको ज़्यादा टाइटली खींचा, आपको पता है ना, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव, और ये इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस इसको ज़्यादा टाइटली से क्या कर पाएगा, खींच नहीं पाएगा। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अब जब इसको आप हीट एनर्जी देंगे, क्या देंगे इसको, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी देंगे तो ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन फटाफट बाहर निकल लेगा। तो साइज बड़ी है तो तुरंत निकल गया, साइज बड़ी है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ी मुश्किल होगा यहाँ से, तो इसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो हीट एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जिसकी साइज बड़ी है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ईजिली निकल जाएगा, ईजिली आउट हो जाएगा वहाँ से। लेकिन जिसकी साइज छोटी है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ी मुश्किल होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, याद कर लेना आज के बाद, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, आज के बाद याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग इन 3D, क्योंकि हमें तो 3D सीरीज ही पढ़ना है। इन 3D सीरीज किसकी बात करना है, 3D सीरीज की बात करना है। सभी बच्चे ध्यान देखिए, इन 3D सीरीज फर्स्ट क्या होने वाला है। अब आपको पता है कि अगर आप इधर जाते हैं तो बताइए क्या होने वाला है, इधर जाएंगे एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होने वाला है, डिक्रीजेस। तो बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बताओ बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। आपको पता है ना, यहाँ से यहाँ तक कौन सा एलिमेंट आता है, स्कैंडियम से लेकर के कहाँ तक, याद है आपको, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा था। अभी तो बताया था मैंने आप लोगों को, अभी तो बताया था, देखो कहाँ गया। अब ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा आज बच्चे, देखिए यहाँ पर कहाँ चला गया, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप मूव कर रहे हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक तक। इधर देखो, इधर स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, लिखवाया तो था, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वही तो लिखा हमने कि यहाँ तक एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद बताइए, जब आप किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, आयरन से लेकर के, आयरन बराबर कोबाल्ट और ये बराबर निकल होता है, यहाँ तक एटॉमिक साइज क्या रहता है, बताइए। यहाँ तक एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं। एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इक्वल, सब का आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद देख चेक कीजिए, कॉपर का एटॉमिक साइज कम था और जिंक का ज़्यादा था, तो बताइए यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया था, दो के केस में, यहाँ पर दो के केस में क्या हुआ था, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया था। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आता है, समझ में आता है। चलिए अब यहाँ से हम आपको ये पॉइंट लिखवा देते हैं वर्ड में। ये तो हमने आपको समझाया कि क्या होने वाला है और किस तरह से ये काम होता है, ये हमने आपको पूरा समझा दिया, ठीक है। इन 3D सीरीज की पूरी कहानी मैंने आपको समझाया। अब देखें यहाँ पर, अब अगर मैं इसको वर्ड में लिखूँ तो किस तरह लिख सकते हैं, देखिए वर्ड में लिख सकते हैं, इन 3D सीरीज आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इंक्रीजेस, बात सही है, फर्स्ट इंक्रीजेस, देन रिमेन कांस्टेंट, बाद में वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, देन रिमेन कांस्टेंट, एंड देन
एंड देन क्या होगा, इंक्रीजेज इन द लास्ट में क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। क्या लिखवाया, इन 3D सीरीज आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इंक्रीज करता है, देन रिमेन कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजेज इन द लास्ट में क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, एंड इन द लास्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाएगा। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, अच्छा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना जी, सॉरी एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आता है, ठीक है बच्चे। तो लास्ट में क्या हो जाने वाला है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमने लिख रखा है यहाँ पर, तो जो हमने वहाँ पर आपको समझाया उसी को हमने क्या किया, यहाँ पर वर्ड में मेंशन कर दिया। सभी बच्चे इस तरह से वर्ड में मेंशन कर देंगे। क्लियर हो गया। अब एक बात और याद रखिए, आप यहाँ पर और एक बात आप याद रखिए कि यहाँ पर क्या होता है इस दो केस में। देखिए मैं कलर चेंज करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। कॉपर एंड जिंक की बात करते हैं, यहाँ पर एटॉमिक साइज तो बढ़ रहा है लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाता है। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है, चलिए हम बात करते हैं। इन केस ऑफ, जहाँ पे हमने ग्रीन किया है वो ग्रीन से ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इन केस ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, क्या होने वाला है, इस जिंक के पास क्या है, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। क्या है, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स। क्या है यहाँ पर, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। अब फुलफिल्ड ऑर्बिटल से आप इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ी मुश्किल है। हाफ फील्ड और फुलफिल्ड मोर स्टेबल होता है, और मोर स्टेबल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। जिसकी वजह से आप ये बात याद रखिए कि यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, लास्ट में भी यहाँ पर आके आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है बच्चे, बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जिंक की जो लास्ट वैलेंस डी सबसेल है वो फुलफिल्ड है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है। डी में कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन है। डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये फुलफिल्ड है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ी मुश्किल होता है। तो डी जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज मच मोर ग्रेटर देन कॉपर, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है कॉपर से। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था इंक्रीजेज डिक्रीजेज, यहाँ पर एक वर्ड मैं लगा देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। क्यों, ड्यू टू फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। याद रखिएगा, तो इस तरह से आप याद रखिए, शुरू में भी इंक्रीज करता है और लास्ट में भी इंक्रीज करता है, और बीच में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस तरह से थोड़ा सा आपको माइंड पे प्रेशर डाल के सोचना है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक के पास फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल है, और जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ी मुश्किल होगी। बड़ी मुश्किल तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड, तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और वो आता है हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर किसकी बात कर लेते हैं हम, मेटालिक कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि जितने भी डी ब्लॉक मेटल्स हम शुरू से ही लिखते आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आर मेटल्स। वो क्या है, मेटल्स है। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गया, वो मेटल है बच्चे। वहाँ पर ना तो कोई नॉन मेटल मिलेगा, ना ही मेटल वाइट्स मिलेंगे। डी ब्लॉक का जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑल आर मेटल्स। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट, दीज मेटल्स, ये जितने भी मेटल्स हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स
डी ब्लॉक मेटल्स आर क्या है, लोअर देन, देखो मैं कलर चेंज करके यहां पे लिखता हूं, लोअर देन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक से क्या होता है, एस ब्लॉक, एंड उसके बाद क्या है, देखिए यहां पर एंड, और ये अच्छा पी ब्लॉक में तो नॉन मेटल भी आता है, तो पी ब्लॉक की हम बात ही नहीं करते हैं, यही तरह रहने देते हैं। क्या कहता है ये पार्ट, देखिए कि जो हमारा डी ब्लॉक मेटल्स है, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ डी ब्लॉक मेटल, कौन ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर है। अगर मैं मेटालिक कैरेक्टर की बात करूं, दैट इज करके लिखूं, तो मेटालिक कैरेक्टर एस ब्लॉक की, ठीक है, एस ब्लॉक की क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, डी ब्लॉक से। तो कौन ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करेगा देन द डी ब्लॉक मेटल्स। समझ में आता है बात या नहीं आती समझ में, ठीक है। तो मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एस ब्लॉक इज मोर देन द डी ब्लॉक। आपको पता है जैसे जैसे आप क्या करते हैं, इधर मूव करते हैं, आपको क्या मिलता है, नॉन मेटल, इधर क्या मिलता है, नॉन मेटल्स मिलते हैं, और इधर क्या मिलता है आपको, मेटल्स मिलते हैं। और यहाँ पर आता है हमारा ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और ये दोनों किस में आता है आपको पता ही है, एस ब्लॉक में। किस में आता है, एस ब्लॉक में। और यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर आता है डी ब्लॉक। तो श्योर है कि डी ब्लॉक की मेटालिक कैरेक्टर क्या होगी, कम होगी किससे, एस ब्लॉक से। और आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पर आ जाता है पी ब्लॉक, यहाँ पर कौन आता है, पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक यहाँ पर है, पी ब्लॉक और बीच में डी है, तो डी ब्लॉक की मेटालिक कैरेक्टर एस ब्लॉक से कम होगी और ये पी ब्लॉक से ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर। तो पी ब्लॉक में तो नॉन मेटल ही आ जाते हैं सब कुछ। क्लियर है यहाँ तक। अब बात आती है कि सर डी ब्लॉक की मेटालिक कैरेक्टर एस ब्लॉक से कम है, ऐसा क्यों है, तो चलिए हम उसकी रीजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, इधर हम किसकी बात कर लेते हैं, रीजन की बात कर लेते हैं। सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो कम मेटालिक है किससे, एस ब्लॉक एलिमेंट से, ऐसा क्यों है। तो उसका रीजन क्या है, पहला रीजन है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज स्मॉल होती है किससे, देन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स से डी ब्लॉक एलिमेंट्स की साइज क्या होगी, छोटी होगी। दैट इज, अगर मैं बात करूं साइज ऑफ डी ब्लॉक इज स्मॉलर देन किससे, एस ब्लॉक। समझ में आ गई बात। तो ये एस ब्लॉक की, डी ब्लॉक की साइज क्या होती है, छोटी होती है एस ब्लॉक से। अब साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मुश्किल होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर पाएगा, तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा उसका, है ना। तो ये पहला रीजन हो गया। चलते हैं अब दूसरा रीजन देखते हैं क्या होता है। अब जब साइज छोटा है, आपने क्या देखा यहाँ पर, जल्दी बताओ, कि डी ब्लॉक की साइज क्या है, बताओ, छोटा है किससे, एस ब्लॉक से। जब डी ब्लॉक की साइज छोटी है किससे, एस ब्लॉक से, तो श्योर है डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स। बच्चे साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक मेटल इज वेरी हाई। अरे बच्चे बताया था ना अभी कि आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, तो जिसकी साइज छोटी है आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, साइज बड़ी आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो डी ब्लॉक की साइज छोटी है तो आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आया। तो ये दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डी ब्लॉक की मेटालिक कैरेक्टर कम होता है एस ब्लॉक से। पूछ लेता है ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेटालिक कैरेक्टर। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा, कहाँ गया तीसरा पॉइंट, ये मेटालिक कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। क्या रीजन है उसका, बहुत डिटेल में कवर करवा रहा हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक फोर्थ देख लेते हैं हम लोग, ये आ जाता है हमारे पास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा रखा है, फिर भी यहाँ पर हम सीधा लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। हमने आपको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बता रखा है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ये होता है, देखिए एक होगा n, दूसरा होगा n-1। पता ही आपको, n-1 के साथ क्या लगाएंगे आप, यहाँ पे लगाएंगे d, और इसके साथ क्या लगाएंगे,
एस। अच्छा, डी में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 से लेकर के 10 तक। कभी 1 भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, कभी 2 भी आएगा, कभी 3 भी आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में याद कीजिए। और एस की क्या होगी? एस कितना जाएगा? 1 से लेके 2 तक। कभी एस में 1 भी इलेक्ट्रॉन होगा, कभी 2 भी होगा। क्रोमियम में 1 आता था, याद है आपको? क्रोमियम में 1 आता था, कॉपर में 1 आता था, NS1, याद है आपको? ये आता था। और ये इस तरह से ये बन गया हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो आपको हमेशा याद रखना है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है यहाँ तक या कोई डाउट? याद रखोगे? ये हो गया आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके बच्चे, आज यही तरह रखने देते हैं। 4 फिजिकल प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर कवर किए हैं, 4 जनरल प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर कवर किए हैं। इसको आप कवर करें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, इस सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।